दोस्तों, आज अंबेडकर जयंती है और इस पावन अवसर पर उनके बारे में कुछ बातें मेरी तरफ से आप सभी के लिए। दोस्तों, 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, तो उसके बाद भारत ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, वो बहुत ही एक अच्छी बात थी। लेकिन घर के अंदर डेमोक्रेसी थी या नहीं थी? पूरे देश में डेमोक्रेसी थी, लोगों को बात करने का अधिकार था, लोगों को ना बोलने का अधिकार था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। लेकिन क्या घर के अंदर ना बोलने का या डिसेंट का अधिकार था, खास करके महिलाओं के पास? और जिस इंसान ने इस हिपोक्रेसी को सबके सामने पेश किया था निडर होकर, उस शख्स का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा बिल जो कि भारत में शायद सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एक रिफॉर्म की उम्मीद थी, और वो रिफॉर्म शायद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म होता अगर ये पास हो गया होता। लेकिन कांग्रेस की वजह से यह रिफॉर्म कभी पास नहीं हो पाया। यह माना जा सकता है कि कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म्स के प्रति एक बहुत बड़ा फेलियर था। और मजे की बात यह है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में ही बहस सिर्फ नहीं थी, बीच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी एंट्री होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बदौलत आज हम सबके सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनकी वन ऑफ द मेन फाउंडर्स आप कह सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उन्होंने भी हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। अब हिंदू कोड बिल का विरोध करने के पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो चिंतन थी वो क्या थी, और कांग्रेस नेहरू की जो चिंतन थी वो क्या थी? दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, और ये फर्क सबको जानना चाहिए, खास करके आज के दिन जानना चाहिए। और वो तमाम जेनजीज के लिए ये वीडियो है जो लोग इतनी पुरानी चीजों के ऊपर शायद जानकारी नहीं रखते होंगे। दोस्तों, ये हिंदू कोड बिल केवल एक रिफॉर्म नहीं था, इसके अंदर पॉलिटिक्स का, पावर का और पैट्रियार्की का एक बहुत बड़ा महासंग्राम था। और इस संग्राम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस बिल को कभी पास ही नहीं किया गया। क्या था उस बिल में आखिर? इस बात को इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदू कोड बिल, अगर आप उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं सोर्स क्या है। वो सोर्स आज की तारीख में भारत सरकार के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अंदर इसको अपलोड किया गया है। ये लगभग 850 पेजेस की एक बहुत ही बड़ी एक टेक्स्ट है जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। मैं उसका एक समराइज वर्जन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी में से मैं कुछ चीजें आपके लिए पढ़ के सुनाने वाला हूं, और फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इसको सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। लेकिन उस इंसान की जो कोशिश थी, अंबेडकर साहब की जो कोशिश थी, उसको नमन है, उसको सलाम है, उसको सल्यूट है। सोचिए जरा, सोचिए कि अगर एक ऐसा सिस्टम हो जहां बेटियों को प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल तरीके से ना मिले, जहां शादी एक जन्म जन्म का बंधन हो, चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों ना सहना पड़े। महिलाओं को एक प्रॉपर्टी जो मिलती थी वो उसका नहीं बल्कि सिस्टम का हुआ करता था। ये 1950 या उससे पहले का एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एक हिंदू सिस्टम था। और यहां अंबेडकर ने डिसाइड किया कि इन सब चीजों के अंदर बदलाव की जरूरत है। क्यों नहीं लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टीज में? क्यों उनकी प्रॉपर्टी सिस्टम का हो जाएगा, उनका नहीं होगा, यानी कि वो बेच नहीं सकती? क्यों ऐसा है कि शादी अगर एक बार हो जाए तो वो बार बार उसके अंदर चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों ना हो, उस रिश्ते को छोड़कर आगे अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर इस बिल में बात करी गई है। और इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हिंदू कोड बिल को प्रेजेंट किया गया था। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सिस्टम के कोर पर अटैक किया, मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम। मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम को अगर हमको सिंपली समझना है तो ये समझिए कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लड़कों की रहेगी, यानी कि महिलाओं को आउटसाइडर के नाम से नवाजा गया था। अंबेडकर साहब ने बोला कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने प्रपोज किया कि प्रॉपर्टी सबकी पर्सनल होगी और हर इंसान को अधिकार होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को ना सिर्फ इस्तेमाल करे बल्कि उसे डिस्पोज करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स इट एन एक्चुअल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। यानी कि बेटा कोई स्पेशल नहीं है, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। और यही प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुई तो आपने देखा होगा कि इवन टुडे द प्लानिंग कमीशन एज वेल एज नीति आयोग इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि जो एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में आज भी एग्जिस्ट करती है कि सबको बेटा चाहिए होता है, अधिकतर केसेस में बेटा चाहिए होता है। ये चीज इसलिए आई क्योंकि बेटा और बेटी को दोनों को इक्वल नहीं माना गया था अंडर द मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम। और यहां से सिस्टम पूरी तरह से हिल गया था उनकी बातें सुनकर। उन्होंने दूसरा बम जो फेंका वो ये था कि वुमेन के पास लिमिटेड एस्टेट होंगी। ऐसा क्यों? पहले ये होता था कि महिलाओं को प्रॉपर्टी मिलती तो थी, पर वो उसे केवल यूज कर सकती थी, ओन नहीं, यानी कि टेम्पररी राइट्स थे, टेम्पररी कंट्रोल था। परमानेंट कंट्रोल किसके पास था? वो था सिस्टम के पास। इसी चीज को अंबेडकर साहब ने बोला कि ये इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी चाहिए तो यू नीड टू हैव दैट ऑल इंक्लूसिव ओनरशिप राइट व्हिच इंक्लूड्स द राइट टू डिस्पोज। और उन्होंने दिया एब्सोल्यूट ओनरशिप का प्रपोजल, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई इंटरफेरेंस स्टेट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा डेंजरस रिफॉर्म था क्योंकि पहली बार डॉटर्स को इक्वल एयर्स
की तरह समझा जाना चाहिए, ऐसा अंबेडकर साहब कह रहे थे। तो पहले ड्राफ्ट में हाफ शेयर था, लेकिन कमेटी ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाफ नहीं, पूरी तरीके से शेयर मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक लॉ नहीं था, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली डायरेक्टली अटैक द सेंचुरीज ओल्ड पैट्रियार्किक सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव इन द सोसाइटी। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। डाउरी को गिफ्ट नहीं, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बना दिया गया था इसी सिस्टम के अंदर, इसी रिफॉर्म के अंदर। यानी कि ससुराल वालों का कंट्रोल प्रॉपर्टी पे खत्म, महिलाओं का हक पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश की गई थी। और ये तो पूरा एक्सप्लोजन था, ये एक ऐसा एक्सप्लोजन था जो कि पूरे समाज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि सदियों से यही सिस्टम चल रहा था। और इसीलिए मोनोगैमी को भी कंपलसरी बनाया गया। सो पॉलीगैमी वाज एक्चुअली मेड इलीगल अंडर द हिंदू कोड बिल, बाइगैमी वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिवोर्सेस, हिंदू लॉ में पहली बार महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो एक मैरिज के बंधन से निकल सके यदि वो मैरिज एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है। क्रुएल्टी कुड बी अ ग्राउंड, अबैंडनमेंट, डिजीज, कन्वर्जन and many more. These were the grounds that were mentioned in the Hindu code bill under which a woman could easily get away and break the relationship from a toxic marriage. तो शादी जिंदगी भर का टॉर्चर नहीं बनना चाहिए किसी भी कीमत पर। और यहां पे ऑपोजिशन पूरी तरीके से पावर में था, वो पूरी तरीके से इन चीजों को अपोज कर रहा था, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे। उन्होंने कहा कि यार ये हिंदू धर्म पे अटैक है। कैसे हिंदू धर्म पे अटैक हो जाता है? हाउ कैन अ रिफॉर्म दैट इज गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन बी अ अटैक ऑन हिंदू धर्म पर से? This was not at all an influence of the Western system. ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था by giving equal rights. लेकिन the orthodox people were saying कि इस तरीके की रिफॉर्म्स were actually trying to break the traditional Hindu family system. और यहां पर होती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एंट्री। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एंट्री को समझने के लिए हमें दो चीजों के बारे में समझना होगा। पहली चीज यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों डॉक्टर अंबेडकर के इस हिंदू कोड बिल को रिजेक्ट किया था या अपोज किया था। उनका कहना सिर्फ एक था कि जो भी आप रिफॉर्म्स बोल रहे हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एवरी रिफॉर्म्स दैट वर मेंशन्ड इन द हिंदू कोड बिल वर एक्चुअली वेरी गुड, वेरी प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल इवन टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द ओनली इशू वाज कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछ रहे थे कि ये सारे रिफॉर्म्स, सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं, क्या ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में हैं? क्या अलग अलग धर्मों में इस तरीके की पैट्रियार्किक सिस्टम नहीं है? या फॉरगेट अबाउट द पैट्रियार्की, क्या कोई और प्रॉब्लम नहीं है? क्या और सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत दूसरे धर्मों में नहीं है? अगर है तो why you are only trying to reform the Hindu system and leaving the other religious practices intact? तो आज की तारीख में कई लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में बीजेपी जब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट कर रही है तो एक्चुअली वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से डाइवर्ट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि why only trying to reform the Hindus or the Hindu system? You should be trying to reform other religions also, which makes a logical sense. Or UCC is doing exactly the same. UCC is trying to reform all the religions and the defects therein ताकि महिलाओं को उनकी राइट्स इक्वल तरीके से मिले। यानी कि UCC is nothing but an extension of what Dr. Bhimrao Ambedkar dreamt of in Hindu Code Bill, as well as UCC is actually trying to follow up the legacy of the demands that were made by Dr. Shama Prasad Mukherjee. पर दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। अंबेडकर साहब फाइट कर रहे थे लॉजिक के साथ, डेटा के साथ, विजन के साथ, एक फोरसाइट था उनमें। और कांग्रेस सिर्फ डिले कर रही थी। कांग्रेस डिबेट पे उलझाए रखने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस हिंदू कोड बिल को डाइल्यूट कर रही थी और 4 साल तक इस बिल को लटका कर रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में रिजाइन कर दिया जस्ट बिकॉज द रवैया, द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस। और 4 साल बाद क्या हुआ? इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म केवल और केवल डिस्कशन में रह गया, वहीं फंस कर रह गया और पास नहीं हुआ। तो अंबेडकर वर्सेस नेहरू की जो पब्लिक इमेज है, जो डिबेट की जो पब्लिक इमेज है, उसमें नेहरू को कहा जाता है ही वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर, बट इन रियलिटी ही वाज नॉट। अगर वो प्रोग्रेसिव जेन्युइनली होते, ही वुड हैव प्रमोटेड द बिल टू गेट पास्ड इन द पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और रियलिटी में यह है कि अंबेडकर खुद बोलते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी। इवन द कांग्रेस वर नॉट पुशिंग द बिल टू गेट पास्ड। ऑपोजिशन को तो चलिए मान लेते हैं, ऑपोजिशन को हक था ओपनली डिबेट करने का, डिले करने का। व्हाट कुड बी द इशू ऑफ कांग्रेस? अंबेडकर ने इस चीज को पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया कि इस बिल को प्रायोरिटी दी जाए, डेडलाइन भी दी जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इवेंचुअली डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया ऑन 27 सितंबर 1951। और उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो मेरा मिनिस्टर बने रहना एक मीनिंगलेस बन जाता है। सोचो एक आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है वो रिजाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म पॉलिटिक्स के बीच में फंस कर रह गया, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बीच में फंस कर रह गया। और सबसे बड़ा सैवेज पार्ट यह है दोस्तों कि अंबेडकर पार्लियामेंट छोड़ते वक्त भी
डीप एंग्विश के साथ वहां से निकल रहे थे, क्योंकि उनका ड्रीम था कि सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनती है। नो, यू नीड टू बिल्ड अ सोशल डेमोक्रेसी जिसके ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शोभा पाती है, वरना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है इफ यू डू नॉट हैव अ सोशल डेमोक्रेसी एट द बेस। और ये सपना अधूरा रह गया। अब सवाल तुमसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सिर्फ ऑपोजिशन की वजह से हुआ, या कांग्रेस ने भी इंटेंशनली इस चीज को स्लो प्ले किया था? क्योंकि सच बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्रेडिट लेना इजी होता है दोस्तों, इट्स वेरी इजी टू टेक द क्रेडिट और टू क्लेम द क्रेडिट। रिफॉर्म पुश करना मुश्किल होता है। और बाद में क्या हुआ? बाद में हिंदू कोड बिल को ही तोड़ मरोड़ कर अलग अलग करके 4 अलग अलग लॉज में तब्दील करके पास करवा दिया। मतलब अंबेडकर का विजन जो था उसको डाइल्यूट करके इंप्लीमेंट कर दिया। तो हिंदू कोड बिल इंडिया का सबसे बड़ा सोशल रेवोल्यूशन जो हो सकता था वो एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बनकर रह गया। और आज भी वही सवाल है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को पूरा सपोर्ट मिला होता तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता। और हो सकता है अंबेडकर साहब इसके बाद शायद दूसरे धर्मों के बारे में भी रिफॉर्म के बारे में सोचते, लेकिन हिस्ट्री में जो नाम हाईलाइट हमेशा रहेगा कि क्या नेहरू ने सच में हिंदू कोड बिल को पुश किया था, इस रिफॉर्म को पुश किया था। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कमेंट बिलो कि क्या अंबेडकर साहब को, जिसने जस्टिस दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिख डाला था, क्या उनको जस्टिस मिला था, या सिस्टम ने उन्हें ही फेल कर दिया? क्योंकि यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पावर है, पावर की सच्चाई है, एक नंगा सच है।